कायस्थ समाज अगर लड़ता है कि कायस्थों को नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नासमझी है। अपने हिस्सेदारी के लड़ने के लिए हमारे पास और भी समय है। अभी समय है बिहार को बेहतर विकल्प के साथ लेकर के आने का। इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि कुम्हरार ने पूरे बिहार भर में कायस्थ समाज को कहीं ना कहीं आंदोलित किया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। और आज फिर हम बैठे हैं बाबा के साथ। देखते हैं आज बाबा के पिटारे में आज ऐसा क्या है जो बिहार विधानसभा में अजूबा और अनूठा है। आज ये हम चर्चा करेंगे स्पेशल स्टोरी में कि बिहार के जातीय समीकरण को लेकर के क्या कुछ उनके पास है और इस पूरे चुनाव को कि ये जातीय समीकरण कितना प्रभावित करने वाला है। आइए आज जानते हैं उन्हीं से कि बाबा क्या है आपके मन में, क्या विश्लेषण लग रहा है। देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा चुनाव हम लोगों ने जो देखा और जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी चर्चा कर रहे हैं बिहार के चुनाव को लेकर के, पहले फेज का वोटिंग होना है और उसके थोड़ी देर पहले हम ये सारी बातें कर रहे हैं। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस चुनाव को कहा यह जा रहा था कि ये जातीय समीकरण के आधार पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब पूरे विश्लेषण को आप देखिएगा और बिहार के लोगों के मानसिकता को आप देखिएगा तो लोगों ने जातीय समीकरण को तोड़ने का काम इस चुनाव में किया है। निश्चित रूप से लोगों ने विकास को, रोजगार को, महंगाई को और विभिन्न कारण है आने वाले समय को लेकर के 5 साल का जो एक मास्टर प्लान है सरकार का, वर्तमान सरकार का, उसको लेकर के आने वाले जो लोग हैं जो चुनाव में उतर रहे हैं, अलग अलग गठबंधन है, वो किस आधार पर, किस बेसिस पर वोट मांग रहे हैं, उनके पास विजन क्या है आने वाले 5 साल के लिए, उसके आधार पर लोगों ने वोट देने का फैसला किया है। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि कहा जाता है कि बिहार जातीय समीकरण और जातीय से ऊपर उठ करके चुनाव वोट नहीं कर सकता। हाँ, ये इतिहास रहा है, एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और इसी को लेकर के आपने देखा होगा 2023 में जब जातीय गणना कराई गई हमारे यहाँ, उसमें विभिन्न, हालांकि और भी कई मुद्दे थे जिसको लेकर के जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसमें जाति तो पता करना ही था, पता करना था कि विभिन्न लोगों की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति से लेकर के सारी स्थितियां उसमें की गई थी। और उसके आधार पर अब वो जो वर्ग है, जातीय वर्ग है, वो अपने अधिकार की डिमांड करने लगा है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि इस बार कई जातीय पार्टियां आपको नजर आई। भागीदारी की बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई जातियां जो है अपने हिस्सेदारी को लेकर के बाहर आई, जिसमें आईपी गुप्ता का भी उदय हुआ, जिन्होंने अपने आरक्षण के साथ साथ अपनी जाति को अधिकार दिलाने की बात कही, बल्कि पार्टी के साथ आ गए। बिल्कुल। इसके साथ साथ 2 वर्गों में यदि बांट के चलते हैं तो चुनाव से पहले ये समझ में आ रहा था कि ये जो अगड़ा और पिछड़ा चुनाव कराने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पाया। उससे उलट क्या हुआ कि एनडीए गठबंधन में, जो एनडीए गठबंधन को आपको पता होगा कि सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, कि सवर्ण एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार ने 15 साल के जो शासनकाल के बाद जो शुरुआत की, सवर्णों को एक बूस्टअप मिला, संतोष हुआ, भरोसा हुआ और उसको लेकर के सवर्ण जो है वो एनडीए गठबंधन को वोट करते आ रहे हैं। लेकिन सवर्णों में अगर श्रेणी देखी जाए, हम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिम समाज में भी सवर्ण है, जो कि सवर्ण होते हुए भी वो एक दायरे में बंधे हुए हैं कि वो एक अलग कौम से आते हैं, अलग समाज से आते हैं और इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है उनको अपने कंसोलिडेटेड करके रखा हुआ है, बिल्कुल, मतलब बांध के रखा हुआ जी। तो जो इस बार सीट शेयरिंग का समझौता हुआ और सीटें बांटी गई, उसमें एक आरोप निश्चित रूप से लगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन पर कि उन्होंने सवर्णों को ज्यादा तरजीह दी। बेसिकली था भी कि सवर्ण चूंकि उसके वोटर हैं तो देंगे किसको। बाकी आप देख लीजिए कि ओबीसी में 14% यादव हैं, तो आपने देखा होगा कि राजद ने यादवों को प्राथमिकता के साथ 50 से अधिक सीटें दी। मुस्लिमों को भी उन्होंने 13-14 सीटें दी। इसके अलावे जो सवर्ण वर्ग थे उसमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार, इसके अलावा एक कायस्थ भी है, लेकिन नाराजगी सबसे ज्यादा कायस्थों को रही। आपने देखा होगा कि कायस्थों को कभी पिछले ही विधानसभा में देखे तो 3 सीट कायस्थ जीत करके आए थे। पटना की 2 सीटें थी, एक बांकीपुर की, एक कुम्हरार की और एक नरकटियागंज की सीट जीत करके रश्मि वर्मा आई थी। अच्छा, ये 3 सीटें थी। इस बार रश्मि वर्मा का भी टिकट कट गया और अरुण सिन्हा का भी। तो रश्मि वर्मा के टिकट कटने के कारण तो लोगों को पता चले, क्योंकि रश्मि वर्मा पर कहा जा रहा था कि 2024 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए की तरफ स्विच किए थे तो उनका संदिग्ध था व्यवहार,
तो हम मान सकते हैं कि वो एक कारण हो सकता है जिसके कारण वो अपने व्हिप का उल्लंघन कर रही थी, या उन पर संदेह था इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन अरुण सिन्हा ने तो ऐसा नहीं किया था। कायस्थ समाज से आते थे, और कायस्थों को प्रतिनिधित्व यदि आप नहीं देंगे तो कहां देंगे? जहां कायस्थों की संख्या अधिक हो वहां तो आपको देना ही पड़ेगा। पिछले कई चुनाव से अरुण सिन्हा जीतते आ रहे थे। इस बार अरुण सिन्हा के टिकट कटने के बाद और वहां से संजय गुप्ता को जो दिया गया, और बदले में आपने देखा होगा कि जनसुराज ने बहुत तेजी की। अचानक से उन्होंने अपने पुराने जिसको तैयारी करवा के उसको हटा करके प्रोफेसर केसी सिन्हा को वहां से उम्मीदवार बना दिया, और ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं जनसुराज ने खेलने की कोशिश की। इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि कुम्हरार ने पूरे बिहार भर में कायस्थ समाज को कहीं ना कहीं आंदोलित कर दिया, और वहां विद्रोह की एक सुर गूंजने लगी। उसके बाद से इस पर चर्चा होने लगी। मैंने कई कायस्थ नेताओं से बातचीत किया है। कई कायस्थ नेताओं से बातचीत करने के बाद जो नटसेल में हमारे पास आया है कि इस चुनाव में कायस्थ समाज क्या करेगा, किस तरह का रिएक्शन उनका है, और जो एक्शन था उसका रिएक्शन क्या होगा। मतलब रिएक्शन बहुत जोरदार होगा। बिल्कुल। तो इस बात को लेकर के जब हम सोचना शुरू किए कि देखिए ये जो चुनाव है काफी कहा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट वाला चुनाव है, क्योंकि इसके बाद 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक बार चुनाव विधानसभा और लोकसभा दोनों का होगा। तो इसके लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि बिहार क्या फैसला करता है, और 2029 में बिहार क्या इसी फैसले के साथ जाएगा। इसको लेकर के जब हमने बातचीत किया तो कई फॉर्मूले हमारे सामने आए। कायस्थ समाज के कई बड़े नेता हुए हैं, लेकिन उन नेताओं में सबसे बड़ी कमी क्या रही है कि वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाया, जिसका इंपैक्ट रहा है। और इसी बात को लेकर के ये कायस्थ समाज जो है, अगर इसके अधिकार को आप कंफर्टेबल हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाते हैं आप, तो आप जैसे आप ट्रेन में जब चढ़ते हैं उस समय की स्थिति, आप सीट पर अपना चादर उधर बिछा करके बैठ जाते हैं उस समय की स्थिति, और जब थोड़ा सफर कर लेते हैं, जब खाना वगैरह खा करके, तब उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं, घर जैसा आनंद आपको आने लगता है और आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यहाँ हुआ क्या कि जब टिकट कटा तो एक आंदोलन बढ़ा, और लोगों को लगा कि कायस्थ समाज को कमतर आंका जा रहा है, आंदोलन जोड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, उनके अधिकार को हनन किया जा रहा है, और ये समझ करके किया जा रहा है कि ये जाएंगे कहां। लेकिन फैक्ट ये नहीं था, फैक्ट कुछ और था। अरुण सिन्हा को लेकर के, और अरुण सिन्हा के जगह पर संजय गुप्ता को जो टिकट दिया गया, उसके पीछे का एक कारण था कि वैश्य समाज को भी अपने तरफ आकृष्ट करके रखना, और वैश्य समाज भी एक बड़ा वोटर जो है वो कहा जाता है कि बीजेपी का है, और ये फैसला बीजेपी का था, इसमें और किसी का फैसला नहीं था। बीजेपी ने ही कायस्थ का टिकट काटा था, और बीजेपी ने ही वैश्य समाज को दिया था। इस नाराजगी को लेकर के कई लोग भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो फैक्ट था वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे कायस्थ समाज के नेता जाते थे और संजय गुप्ता के पक्ष में प्रचार करना चाहते थे, वोट मांगना चाहते थे, तो उनको हुड आउट करके वहां से भगा दिया जाता था। उसके बाद वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहे थे कि आखिर धरातल की स्थिति क्या हो रही है। जैसे आपको बता दें कि ऋतुराज सिन्हा गए, उनके साथ जो व्यवहार किया गया था वो कहीं से उचित नहीं था, लेकिन लोगों का गुस्सा है, और आप जानते हैं कि जनता जब गुस्से में आती है तो वो उचित अनुचित अच्छों को पटक देती है। बिल्कुल उचित अनुचित भूल जाती है, और ऋतुराज सिन्हा का जो हस्र देखा बाकी कायस्थ नेताओं ने, वो सब बैकफुट पे आ गए। कोई भी वहां हिम्मत नहीं कर पाया। हिम्मत किसने किया? रणवीर नंदन। रणवीर नंदन के बारे में कहा जाता है कि रणवीर छात्र नेता के रूप में उभर के आए थे, और कॉलेज लाइफ से लेकर के अब तक उन्होंने जो राजनीति किया है वो संगठनिक राजनीति की है, और संगठन के माने हुए खिलाड़ी माने जाते थे, आरएसएस से लेकर के और भाजपा के उठान तक, और वहां से जदयू की तरफ स्विच होना, एमएलसी बनने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आना, और अब जो वो धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, वहां तक की उनकी सफर जो है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में 2 महीना पहले उन्होंने जिस तरह का एक धार्मिक आयोजन किया था, वो काफी लोगों को पसंद भी आया। धर्म संसद जैसा किया था, और उसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। तो ये उनका मैनेजमेंट था। उन्होंने हिम्मत दिखाई, जब जहां से कायस्थों को भगाया जा रहा था वहां जाकर के उन्होंने खूंटा गाड़ करके और करना उनको वापस लाने का काम। यहाँ जब बात शुरू होती है तो मैंने कई कायस्थ नेताओं से बातचीत की, मैंने विरोध करने वालों से भी बातचीत किया, और मैंने पूछा कि हम और भी जातियों को देख लीजिए, आप उन लोगों को भी टिकट कटता है, तो इतना विद्रोह नहीं करते जितना आप लोग कर रहे हैं। तो लोगों का कहना यह था कि हम छोटी संख्या में हैं, लेकिन जब उस विषय पर बातचीत हुई तो कई कायस्थ नेताओं ने हमसे कहा, जो कि रणवीर नंदन की बात से इत्तेफाक रखते थे, उन्होंने कहा कि ये वक्त
आपस में इस तरह के व्यवहार का नहीं है। अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ने के लिए हमारे पास और भी समय है। अभी समय है बिहार को बेहतर विकल्प के साथ लेकर के आने का, जो 5 साल में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके, उसके लिए हमको वोट करना होगा। सही सोच। पहली बात थी। ये बातें रख करके कहीं ना कहीं रणवीर नंदन ने कायस्थ समाज के नाराज लोगों में से बहुत हद तक लोगों को अपने पक्ष में लाने और एनडीए के पक्ष में वोट देने की तैयारी तो कर ली। लेकिन जब लोगों से हमारी बातचीत होने लगी, कायस्थ नेताओं से, तो उन्होंने कई ऐसे पॉइंट बताए जो बड़ा ही चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे कि आप बात कीजिए नितिन नवीन की, लगातार जीतते आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक नेता ऐसे हैं जो युवा भी हैं, उनको जो जो कार्य दिया गया है उस कार्य को बाखूबी निभाते भी हैं। लेकिन नितिन नवीन से उनके क्षेत्र के लोग नाराज भले ही हो, उनको वोट देते हैं। इसके पीछे का कारण है, एक तो वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, दूसरे सवर्ण समाज से हैं, और तीसरा कायस्थों का अच्छा खासा वोट इस क्षेत्र में है। उनकी एक लेगेसी है, क्योंकि नवीन किशोर उनके पिता भी विधायक हुआ करते थे और उनको हस्तांतरित करके वो आए हैं। ये बाई बॉर्ड नेता नहीं है, नेता बनाए गए। तो ऐसी स्थिति में इनके पास वो नेता वाली जो होनी चाहिए तड़क भड़क, वो नहीं हो सकती है। ये जाते हैं और खुद के कद को बचाने, खुद के पद को बचाने के लिए ये खुल करके बोल नहीं पाते हैं। लोगों का कहना यह था कि इनको चाहिए था कि यहां पर अपनी पार्टी के भीतर बोलते। दूसरी, ऋतुराज सिन्हा, मेहनत तो उन्होंने किया, कोशिश उन्होंने किया। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा में भी कहा यह जा रहा था कि ऋतुराज सिन्हा एक मजबूत कंटेस्टेंट है, उनको मौका मिलेगा, और काफी लोग चाहते हैं। लेकिन इनकी भी लेगेसी जो है वो आरके सिन्हा से आई है। तो कहीं ना कहीं नेता पुत्र होने का इनको भी एक ठप्पा लगा है। और ये ठप्पा लगने के बाद सबसे बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, उनको क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जब वो चुनाव नहीं लड़े तो उनको राज्यसभा भेज करके मंत्री केंद्र में बनाया। माने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अब तक उठा के देख लीजिए, उनको बराबर मौका मिलता रहा। लेकिन जनाधार वाले नेता नहीं है। अगर जनाधार वाले नेता होते तो रविशंकर प्रसाद जाकर के वहां लोगों से बात करते, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया और लोगों को मूव करने का प्रयास नहीं किया। इनके पीछे लोगों को समझाते, बिल्कुल इनके पीछे भी एक कारण था कि ये भी एक लेगेसी से ही आते हैं, ठाकुर प्रसाद के पुत्र हैं, इसलिए राजनीति में इनको एक अलग तरह की पहचान मिली। और यही कारण है कि ये भी उस लेगेसी से बाहर नहीं निकल पाए। नेता की दो प्रकृति होती है, एक बाई बॉर्ड नेता होते हैं और एक क्रिएटेड नेता होते हैं। इन क्रिएटेड नेता में शत्रुघ्न सिन्हा की बात आप कर सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म दुनिया से आए, पटना के रहने वाले थे। जब आए तो लोगों ने उनको सराखों पे बिठाया, यहां तक कि शत्रुघ्न सिन्हा फैंस क्लब भी बनाया गया। और शत्रुघ्न सिन्हा को बार बार बिहार की जनता ने, खास करके बांकीपुर की जनता और कहा जाए तो पटना की जनता ने, उनको बार बार जिताने का कोशिश किया और यहां तक कि केंद्र में जाकर के वो मंत्री भी बने। लेकिन जब मौका आया उनको अपने समाज को देने का, तो उनको अपना बेटा नजर आया, हाथ खाली था। लौ सिन्हा को लेकर के उन्होंने भले ही भाजपा में नहीं हो लेकिन कांग्रेस से लड़ाया, लेकिन दूसरा कोई लाला उनको नजर नहीं आया, दूसरा कास्ट नजर नहीं आया, उसको लड़ाया। इसके बाद एक और बड़े नेता हैं जो केंद्र में बड़े पदों पर रहे हैं, वित्त मंत्री से लेकर के, और इतना यशवंत सिन्हा। उन्होंने भी जब मौका मिला कायस्थ समाज को देने का तो जयंत राज को उन्होंने मौका दिया। ये जितने भी नेता हैं सब अपने बेटा की राजनीति कर रहे हैं। और कायस्थ समाज अगर लड़ता है कि कायस्थों को नहीं मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं नासमझी है। इस बात को लेकर के अगर देखें तो कई ऐसे नेता हैं जो लाइन लगा करके खड़े हैं। मैं जदयू के भी कई ऐसे कायस्थ नेताओं को जानता हूं जिन्होंने अपनी शुरुआत से लेकर के अब तक बाल सफेद कर लिया, लेकिन अब तक उनको मौका नहीं मिला। ऐसे ही कई नेता बीजेपी में भी हैं और दलों में भी हैं जो कायस्थ नेता होते हुए उसका दंश झेल रहे हैं। रणवीर नंदन ने उन लोगों को एक जरूर दिखाया है रास्ता, कि रणवीर नंदन ने सामने से खड़ा होकर के और कहा है कि अगर कायस्थ का नेता बनना हो, कायस्थ समाज को बेहतर करना हो, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कुछ मांगा नहीं, जो मिला, जो जिम्मेवारी मिली उसको निर्वहन किया। आज सिर्फ यही नहीं, लगभग 100 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिस पर कायस्थ समाज वोटर है जो प्रभावित कर सकता है। और यही नहीं, कुम्हरार में उन्होंने एक बार नहीं, उनका विरोध भी हुआ, उनके विरुद्ध लोगों ने कहा कि उनके घर पर चढ़ के हम कालिक पोतेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उनके वहां जाने के बाद किया। उसके बाद उन्होंने एक योद्धा की तरह, एक नेता की तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक नहीं कई सभाएं की। और उसी संजय गुप्ता को लेकर के वो मंच पर खड़ा हुए और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है,
तो कायस्थ हो या किसी भी जाति के लोग हो, सभी जाति के लोगों को करना चाहिए। कायस्थ समाज को यदि अब इतना ही चिंता है अपने समाज के लिए, तो उन लोगों को पहले देखें जो अपने परिवार तक सीमित है, बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिन लोगों ने विरोध किया उनके भी अपने निजी स्वार्थ थे, उसको भी उन्होंने उजागर किया कि अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को भटकाना चाहते हैं या फिर मौका तलाश रहे हैं नेता बनने का। इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने सिर्फ यही नहीं, पटना के सभी सीटों पे, चाहे वो दीघा की सीट हो, पटना साहिब की सीट हो या जो भी सीट रही हो, सभी सीटों पे जाकर के यहां तक कि जहां जहां जरूरत महसूस हुई उनको, जहां जहां पार्टी ने उनको यूज किया, वहां वहां जाके कायस्थ समाज को एकजुट करके और उनको बताया ये मतलब फैक्ट क्या है, ये संगठन के प्रति उनका निश्चित समर्पन दिखाता है। निश्चित रूप से इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, अरुण सिन्हा विद्रोह कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इस बात को भी बताया कि जिसका टिकट कटा, उनके पुत्र भी थे, उनके पुत्र भी राजनीति में लंबे समय से हैं, पटना कॉलेज छात्र के नेता भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको भी टिकट दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी के स्ट्रेटजी के तहत उनको टिकट नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद भी वो शांत रहे और उन्होंने सपोर्ट किया है। और ये जो टुटपुंजिया, जैसा कि कहते हैं रणवीर नंदन की, ये टुटपुंजिया लोग हैं जो झूठ मूठ का नाहक ही बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि इससे बड़ा कुछ सोच के रखा हो पार्टी ने कायस्थ समाज के लिए। ये सभी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर इस बात की तरफ आती है कि चुनाव के अंतिम क्षण में जो मामला बिगड़ रहा था उसको रणवीर नंदन ने ला करके पटरी पर दिया। और पूरे बिहार में मुझे कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं, जैसे नरकटियागंज की बात आप कर रहे थे हम, तो चंपारण के दोनों चंपारण में भी कायस्थों की संख्या अच्छी खासी है। चंपारण से भी ये खबरें आ रही हैं कि इस कार्यक्रम के बाद लोगों के मन में एक भाव आया है कि नहीं, पार्टी की प्राथमिकता ज्यादा है व्यक्ति और जाति से ऊपर। और ये कहीं ना कहीं जगाने का काम रणवीर नंदन ने निश्चित रूप से किया है। और उसके बाद से आप देखे होंगे तो सभी जो हैं धीरे धीरे एक एक करके वहां पहुंच भी रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कई नेताओं को वहां ले करके गए भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज आपने देखा कि बाबा के पिटारे से जो एक स्पेशल स्टोरी निकली जिसमें जातीय समीकरण और बिहार की पूरी राजनीति को प्रभावित करने का एक लेखा जोखा था कि कैसे खासकर जो एक विशेष जाति, कायस्थ जाति, जो लगातार जो है इस चुनाव में कहीं ना कहीं संगठन और भाजपा से दूर होती हुई दिख रही थी, उनको एक उन्हीं के नेताओं ने, रणवीर नंदन ने वापस जो है पटरी पर लाया, उनकी नाराजगी दूर की। उन्होंने ये बताया कि उनके लिए जो भाजपा है, जो पार्टी है, उससे भी अधिक जो है सोच के रखी हुई है। आने वाले समय में हो सकता है उनके योगदान और भी बड़े दिए जा सकते हैं, उनसे और भी बड़े रोल निभाने का जो है काम लिया जा सकता है। इन तमाम तरह की बातें हुई और रणवीर नंदन जी का जो हम लोगों ने देखा कि उनको जो पार्टी ने जिम्मेदारियां दिया उनसे बढ़ करके उन्होंने निभाया है। इसी सब को लेकर के आज की स्पेशल स्टोरी थी और भारत लाइव देखते रहिए इसी तरह के अपडेट के लिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा,
Luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।